नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पहले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि स्वाति मल्होत्रा अब यहाँ पर तीनों ही बच्चों से अब पूछती है कि उन्होंने डाइनिंग टेबल पर सभी से बात क्यों नहीं की थी। हालांकि स्वाति मल्होत्रा भी इस बारे में जानती थी कि अभी भी बच्चों के मन में वही बात है जो प्रेयर मीट वाले दिन जो भी वहाँ पर बातें हुई थी। एक तरफ गुलेरिया हाउस में जहां करण गुलेरिया और स्वाति मल्होत्रा बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी रानी यहाँ पर प्रिंसेस लतिका के साथ गेम खेल रही थी। क्योंकि अब तक लतिका को कि कुछ अपनी माँ आलिशा के बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो उसके बारे में ज्यादा सवाल जवाब भी ना करे, इसलिए वो यहाँ पर उसके साथ अपना स्पेशल टाइम स्पेंड कर रही थी। जब राजीव गुलेरिया ने ये सब देखा तो उसका भी मन कर रहा था कि वो भी बस एक बार प्रिंसेस लतिका के साथ ऐसे ही टाइम स्पेंड करें, लेकिन राजीव को पता था कि आलिशा ने अभी लतिका को उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया होगा कि वो उसकी मम्मा के पापा हैं। यानी अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो वो लतिका के नाना जी हैं, इसलिए वो बस दूर से ही उन्हें देख रहे थे। हालांकि यहाँ पर लतिका के साथ खेलने के लिए राजीव का भी बड़ा ही मन कर रहा था। अब वो यहाँ पर अपने ख्यालों में सोचते हैं काश का सब कुछ नॉर्मल होता तो आज वो भी जिस तरह से बड़ी रानी लतिका के साथ खेल रही है वो भी उसी हक के साथ उसके साथ खेल रहे होते। काश उसकी लाइफ में भी सब कुछ नॉर्मल होता, पहले जैसे होता, वो इस दुनिया में दूसरी तरफ गया ही नहीं होता। इधर प्रिंसेस लतिका भी बड़ी रानी से अब खेलते हुए कहती है, बड़ी रानी हमें रानी माँ से मिलना है। वो कहाँ गई हैं? देखिए ना, वो जब से यहाँ पर आई हैं गुलेरिया हाउस में उसके बाद तो वो मुझे मिले ही नहीं हैं और मैं सबसे पूछ चुकी हूँ, लेकिन कोई भी मुझे उसका पता नहीं बता रहा है। आखिर वो कहाँ चली गई मुझे यहाँ पर छोड़कर। लब लतिका की इस बात पर अब बड़ी रानी कहती हैं, आपकी रानी माँ को कुछ जरूरी काम आ गया है बेटा और वो बस उसे ही करने के लिए गई है। और देखो ना लतिका, वो आज पहली बार थोड़ी ही ना कहीं पर गई है, क्योंकि वो तो पहले भी अपना काम ऐसे ही करती आ रही है ना। इस बात पर अब लतिका भी कहती है, हाँ करती तो आई है रानी माँ, बड़ी रानी माँ, लेकिन ये तो गलत बात है ना रानी माँ, आजकल कितना बिजी रहती हैं वो। ये कहते हुए ही प्रिंसेस लतिका के चेहरे पर एक उदासी आ जाती है, क्योंकि वो यहाँ पर अपनी माँ यानी कि कविन आलिशा को बहुत ही मिस कर रही थी। तो उधर उन्हें इस तरह से उदास देखकर अब राजीव गुलेरिया, जो कि चुपके से ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि यहाँ पर लतिका बहुत ही उदास हो गई है, इसलिए अब राजीव गुलेरिया कहता है, वैसे प्रिंसेस लतिका आपको क्या पसंद है? मेरा मतलब है कि आपकी हॉबीज क्या हैं? क्या आप मुझे बताएंगी? अब इस बात को सुनकर अब जैसे ही वो दोनों उधर देखते हैं तो वहां पर राजीव गुलेरिया खड़े हुए थे। अब उनकी इस बात को सुनकर अब लतिका अब यहाँ पर अपनी बड़ी रानी को देखने लगती हैं और वो उनसे कहती हैं, बड़ी रानी हम इनसे बात कर सकते हैं क्या? क्योंकि वो यहाँ पर सबसे पहले राजीव से बात करने के लिए उनसे परमिशन ले रही थी, क्योंकि लतिका ने राजीव गुलेरिया को यहाँ पर गुलेरिया हाउस में पहली बार देखा था। हालांकि वो अब तक ज्यादातर गुलेरिया परिवार के सभी सदस्यों को अच्छी तरह से अब जानने लगी थी, लेकिन अब राजीव को इस तरह से देखकर वो पहले अब अपनी बड़ी रानी माँ से इसकी परमिशन लेती हैं और अब उसकी बात को सुनकर अब बड़ी रानी माँ भी कहती हैं, हाँ आप बात तो कर सकती हैं लतिका, लेकिन ध्यान से। इधर बड़ी रानी माँ से उस परमिशन मिलने के बाद अब लतिका कहती है ओके, और इसके बाद अब वो राजीव गुलेरिया के पास चली जाती है और अब वो उनके पास जाकर कहती हैं, मुझे सिंगिंग बहुत ही पसंद है और मुझे पियानो बजाना भी बहुत ही अच्छा लगता है। सच बताऊं तो मेरी हॉबी सारी की सारी सिंगिंग की ही तरफ है। इस बात पर अब राजीव गुलेरिया कहते हैं, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको सिंगिंग का इतना इंटरेस्ट है। क्या आप हमें सुनाएंगी
कि मैं भी तो जरा सुनूं कि आपकी सच में कितनी सुरीली आवाज़ है। अब ये सुनते ही अब प्रिंसेस लतिका कहती है, क्या क्या यहाँ पर पियानो है? क्योंकि अगर मैं सिंगिंग करूँगी तो उसके साथ मुझे पियानो की ज़रूरत पड़ेगी। अब लतिका की इस बात पर अब राजीव गुलेरिया कहते हैं, हाँ है, यहाँ पर पियानो भी है, क्योंकि आपका जब भी मन करे आप शारदा आंटी से कहना, वो आपको उस पियानो वाले रूम में लेकर चली जाएगी और आप हमें सुना देना, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी की सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी। राजीव गुलेरिया की इस बात पर प्रिंसेस लतिका कहती है, वाओ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मेरे लिए यहाँ पर भी पियानो है। ठीक है, फिर बस एक बार हम अपनी रानी माँ से मिल लें, उसके बाद ही हम फिर आपको अपना गाना सुनाते हैं। अब प्रिंसेस लतिका की ये बात सुनते ही अब राजीव गुलेरिया कहते हैं, ठीक है। यहाँ लतिका को राजीव के साथ देखकर अब बड़ी रानी कहती हैं, आप हमारी लतिका का ख्याल रखिए, हम बस अभी आते हैं। ये कहते हुए ही यहाँ पर बड़ी रानी अब लतिका को राजीव गुलेरिया के ही पास छोड़कर चली जाती हैं। इधर उनकी इस बात पर राजीव गुलेरिया भी हाँ में अपना सिर हिला देता है। यहाँ बड़ी रानी अब एलिवेटर से सीधा ही मेडिकल रूम की तरफ जाने लगती है आलिशा से मिलने के लिए। इधर कुछ ही देर के बाद जब वो उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाती है तो वहाँ पर अभी आलिशा की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। बड़ी रानी अब आलिशा के पास जाकर वहाँ उसके पास बैठती है और वो अब अपने हाथ को आलिशा के हाथ के ऊपर बड़े ही आराम से रखती है। तो इधर जैसे ही आलिशा को अपने हाथ पर किसी के हाथ का स्पर्श हुआ तो अब अचानक से आलिशा की आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि आलिशा को यहाँ पर दवाइयों का ज़्यादा असर हो रहा था, जिससे उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थी। लेकिन अब वो एकदम से अपनी आंखों को खोलती है और इधर अपनी माँ को सामने देखकर अब आलिशा थोड़ा सा उठने की कोशिश करती हैं। तो बड़ी रानी अब उसे इस तरह से उठता हुआ देखकर कहती हैं, अरे अरे नहीं नहीं बेटा, लेटी रहो, उठने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हें रेस्ट की सख्त ज़रूरत है। तुम अभी नहीं उठ सकती, अभी तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, अभी तो बस तुम बेड रेस्ट करो। अब यहाँ पर अपनी बड़ी रानी की ये बात सुनते ही अब आलिशा कहती है, माँ लतिका कैसी है? और एक बात और, उसे हमारे बारे में कुछ पता तो नहीं चला है ना? देखो, अगर उसे कुछ भी पता चला तो उसके मन पर पता नहीं क्या बीतेगी। आलिशा की इस बात को सुनकर अब बड़ी रानी कहती है, नहीं आलिशा, अभी तो उसे कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि किसी ने भी उसे आपके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। लेकिन हाँ, वो अपनी माँ को ढूंढ रही है और इवन वो तो सबसे पूछ रही है कि उसकी रानी माँ कहाँ है। इसलिए आपको बस जल्द से जल्द ठीक होना होगा, क्योंकि इससे पहले लतिका आपको ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँचे, आपको अपने आप को पूरी तरह से ठीक करना होगा। इस बात पर अब कविन आलिशा कहती है, मुझे ठीक होने में जितना टाइम लगेगा तब तक किंग राजमहल का काम संभालेंगे। इस बात पर जवाब देते हुए बड़ी रानी हाँ में अपना सिर हिला देती है, क्योंकि बड़ी रानी भी अच्छी तरह से जानती थी कि आलिशा के एब्सेंस में बस वे किंग ही थे जो राजमहल के सारे कार्यभार को संभाल सकते थे। तो वहीं अब वो मेडिसिन की वजह से इधर आलिशा भी अब अपनी एक गहरी नींद में चली जाती है, क्योंकि जब बड़ी रानी यहाँ पर आई तो ये बड़ी मुश्किल से ही आलिशा अपनी आंखों को खोलकर उनसे बात कर पाई थी। इधर आलिशा को अब फिर से सोता हुआ देखकर अब बड़ी रानी अब उसके माथे पर अब एक किस करती हैं और अब वो वहां से बाहर जाने लगती हैं। इधर अब तक मल्होत्रा हाउस की गाड़ी भी गुलेरिया हाउस के बाहर आ जाती है। इधर गाड़ी को पार्क करने के बाद अंजलि मामी और श्वेता ये दोनों ही अंदर जाने लगती हैं, क्योंकि अंजलि मामी और श्वेता दोनों ही यहाँ पर हड़बड़ाई हुई थी। जैसे ही वो दोनों अब अंदर जाते हैं तो वहाँ पर राजीव गुलेरिया को लतिका के साथ खेलता हुआ देखकर जहाँ श्वेता के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, तो वहीं अंजलि अब थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गई थी, क्योंकि अंजलि ने नहीं सोचा था कि वो जैसे ही गुलेरिया हाउस में जाएगी उसे सबसे पहले यहाँ पर राजीव दिखेगा। इसलिए जैसे ही शारदा ने अब यहाँ पर अंजलि मल्होत्रा को देखा तो अब वो यहाँ पर श्वेता को कहती है, श्रेया मैडम तो अपने रूम में हैं अपने पापा के साथ।
अगर आप श्रेया मैडम से मिलने के लिए आई हैं तो अब शारदा की ये बात सुनते ही अब श्वेता कहती हैं, नहीं नहीं, हमें श्रेया से नहीं, हम तो रानी साहिबा को देखने के लिए आई हैं। वो क्या है ना कि हमें पता चला कि रानी साहिबा को चोट लगी है, तो हम बस उसे देखने के लिए आए हैं। वैसे अब कैसी तबीयत है उनकी? जैसे ही यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर अब राजीव गुलेरिया और लतिका ये दोनों ही आपस में खेल रहे थे, लेकिन जब श्वेता ने ये बात शारदा से कही तो जैसे ही ये बात अब प्रिंसेस लतिका के कानों में गई तो उनके चेहरे के तो एक्सप्रेशन एकदम से ही चेंज हो गए थे, क्योंकि उन्हें अब तक इस बारे में नहीं पता था कि उनकी रानी माँ ठीक नहीं है। और अब वो सीधा ही अब यहाँ पर श्वेता की तरफ घूर घूर कर देखने लगती है। और अब क्योंकि वो काफी समय से यहाँ पर गुलेरिया परिवार के सभी सदस्यों से पूछ रही थी अपनी माँ के बारे में, लेकिन सभी उसे यही कह रहे थे कि वो अपने किसी काम में बिजी हैं। लेकिन अब श्वेता के मुंह से ये सब सुनकर अब यहाँ पर प्रिंसेस लतिका अब श्वेता से कहती है, ये क्या कह रही हैं आप? हमारी रानी माँ तो बिल्कुल ठीक हैं, इवन वो तो किसी काम से बाहर गई हुई हैं, तो आपको ये सब किसने कहा? देखिए, हमारी रानी माँ तो पूरी तरह से ठीक हैं। अब लतिका की ये बात सुनते ही अब श्वेता भी अब यहाँ की सिचुएशन को समझ जाती है कि शायद लतिका को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसलिए अब यहाँ पर श्वेता भी अपनी बात को बदलते हुए कहती हैं कि लतिका, वो मैं आपकी रानी माँ की नहीं, बल्कि मैं तो अपनी फ्रेंड, जिसे मैं प्यार से रानी साहिबा कहती हूँ, तो मैं तो बस उसकी बात कर रही थी और हम तो बस उसी से ही मिलने के लिए आए हैं। इधर अब श्वेता की ये बात सुनते ही अब प्रिंसेस लतिका भी कहती है, ओ, हमें लगा कि आप हमारी रानी माँ से मिलने के लिए आई हैं। सॉरी, लेकिन क्योंकि मुझे सच में यही लगा था। यहाँ लतिका अब फिर से श्वेता की तरफ से अपना ध्यान हटाकर अब यहाँ पर राजीव गुलेरिया से कहती है, हमारी बेस्ट फ्रेंड कहाँ है? अब लतिका की इस बात पर अब राजीव गुलेरिया कहते हैं, जैसे आप अपने नाना के साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं, ठीक वैसे ही आपकी बेस्ट फ्रेंड रिया भी अपने नाना नानी के साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं। अब यहाँ पर राजीव गुलेरिया की इस बात पर अब प्रिंसेस लतिका कहती हैं कि यू आर माई ग्रैंडफादर, इज इट ट्रू? इस बात पर अब राजीव गुलेरिया में अपना सिर हिला देते हैं और वो अब लतिका से कहते हैं, हाँ, मैं ही आपके नाना हूँ और इवन आप मुझे नाना जी कहकर ही बुलाइए। इसलिए चलो, अब यहाँ पर लतिका भी कहती है, ठीक है, फिर अगर आप मेरे नाना जी हैं तो चलो अभी आप मेरे साथ चेस गेम खेलेंगे। अभी आपने ही तो बताया है ना कि रिया भी अपने नाना नानी के साथ टाइम स्पेंड कर रही है, तो क्यों ना मैं भी अब अपने नाना के साथ टाइम स्पेंड करूं। अब यहाँ पर लतिका की ये बात सुनकर राजीव हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और अब वो कहते हैं, क्या आपको चेस गेम खेलना आता है? अब राजीव की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर लतिका कहती है, मुझे पहले तो नहीं आता था, लेकिन हाँ, अपने बड़े मामा जी के साथ मैंने थोड़ा थोड़ा खेलना सीखा है। लतिका की इस बात को सुनकर अब राजीव गुलेरिया कहते हैं, ठीक है, फिर बाकी का चेस गेम मैं तुम्हें खेलना सिखाता हूँ। इधर राजीव की ये बात सुनते ही अब लतिका कहती है, हमें उस गेम को खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बड़े मामा भी हमें वही गेम ही खेलना सिखाते हैं। अगर आपको खेलना है तो आप ऐसा कीजिए ना, फिर उनके साथ ही खेलिए, क्योंकि अब अचानक से मेरा मन बदल गया है, मुझे वो गेम नहीं खेलना। या फिर आप अभी ऐसा कीजिए, आर्यन और अलेक्जेंडर के साथ आप गेम खेल सकते हैं। आपको पता है वो दोनों आपको हरा देंगे, क्योंकि मैंने आर्यन और अलेक्जेंडर इन दोनों का ही गेम खेला है, इस दोनों का ही गेम खेलते हुए देखा है। लतिका की इस बात पर अब राजीव गुलेरिया कहते हैं, अच्छा, वो दोनों मुझे हरा देंगे? क्या तुम सच कह रही हो? लेट्स सी। अच्छा, तो आपको जो पसंद है फिर आप ऐसा करो, आप वो करो। वैसे अभी आपने ही कहा था कि आप चेस गेम खेलेंगी, लेकिन एनीवे, अगर अभी आप नहीं खेलना चाहती हैं, मैं बस अभी आता हूँ। या ये कहकर अब राजीव गुलेरिया अपनी जगह से उठकर अब अंजलि मल्होत्रा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है।
जाकर खड़ा हो जाता है और अब वो उससे कहता है एलिवेटर से 3rd फ्लोर और 2nd रूम में आलिशा एडमिट है। वैसे मेरे ख्याल से वो अभी सो रही होगी क्योंकि दवाइयों की वजह से वो अपनी आंखें बस कम ही टाइम के लिए खोल रही हैं। लेकिन अगर तुम उसे देखना चाहती हो तो तुम वहां पर जाकर उसे देख सकती हो। राजीव ने ये बात यहाँ पर अंजलि मामी के कान में धीरे से कही थी। इधर राजीव की इस बात पर अंजलि मल्होत्रा कहती है थैंक यू राजीव। वैसे उसे हुआ क्या है और कैसे उसे ये सब कैसे हुआ? इस बात पर अब राजीव कहता है ये बड़ी ही लंबी कहानी है अंजलि, बाद में इसके बारे में बात करेंगे। ऐसा करो तुम पहले आलिशा से जाकर मिल लो क्योंकि तुम अभी आलिशा से मिलने के लिए ही आई हो और वैसे भी तुम एक माँ हो तो तुम्हारा मन शायद तब तक शांत नहीं होगा जब तक तुम अपनी बच्ची को अपनी आंखों से ना देख लो। उसके लिए फिर चाहे मैं तुम्हें कितनी ही तसल्ली क्यों ना दूं। इधर राजीव की ये बात सुनते ही अब अंजलि भी हाँ में अपना सिर हिलाती है और अब वो एलिवेटर की तरफ जाने लगती है। जहां एक तरफ अंजलि मल्होत्रा यहाँ पर आलिशा को देखने के लिए जा रही थी तो उधर दूसरी तरफ मारवा हाउस में रोहित और अनिका के रूम में रोहित यहाँ पर टेरेस के गार्डन की चेयर पर आराम से बैठा हुआ था और वहां पर बैठकर मानो वो कुछ सोच रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ अनिका अभी उस रिपोर्ट को ही पढ़ रही थी जो उसे चिराग ने दी थी। इधर कुछ ही देर तक उस रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ने के बाद अब अनिका भी अब अपनी एक किसी गहरी सोच में चली जाती है। वो कुछ सोच ही रही थी कि तभी अब उसकी नज़र टाइम पर जाती है। जैसे ही वो समय देखती है तो अब सोचती है कि अरे इतना टाइम हो गया लेकिन अब तक दादी माँ मिस्टर मारवा से मिलने नहीं आई। ये सोचकर अब अनिका उस फाइल को साइड टेबल के एक ड्रॉर में रख देती है और उसे रखकर अब वो टेरेस की तरफ जहां पर रोहित बैठा हुआ था उस तरफ जाने लगती है। अनिका जैसे ही अब रोहित मारवा की तरफ टेरेस पर पहुंचती है तो अब वो वहां पर रोहित की साइड वाली चेयर पर वहां पर जाकर बैठ जाती है और अब वो अपने हाथ को रोहित के हाथ पर रखते हुए कहती है क्या बात है मिस्टर मारवा, क्या सोच रहे हैं आप? इधर अनिका की अचानक से इस आवाज को सुनकर अब रोहित अपने सेंस में आता है और अब वो कहता है क्या हुआ है अनिका, तुम कब यहाँ पर आई? मुझे तो तुम्हारे आने का आभास भी नहीं हुआ। इस बात पर अब अनिका कहती है मिस्टर मारवा, मैं बस अभी ही आई हूँ जिस समय आप अपने किन्हीं गहरे ख्यालों में खोए हुए थे। एनीवे खैर छोड़िए इन सभी बातों को। वैसे आपकी दादी माँ से कोई बात हुई है क्या? क्योंकि देखिए ना, जब से आप यहाँ पर आए हैं दादी माँ तो आपसे मिलने के लिए भी नहीं आई है। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है नहीं अनिका, मेरी उनसे अभी कोई भी बात नहीं हुई है। इनफैक्ट तुम्हारे कहे अनुसार वो तो हमसे मिलने भी नहीं आई हैं क्योंकि सच में मैं जिंदा हूँ। उसके बाद मैंने सोचा था कि सबसे पहले दादी माँ ही मुझसे मिलने के लिए जरूर आएंगी। रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है ये तो मुझे भी बहुत ही अजीब लगा मिस्टर मारवा, लेकिन मिस्टर मारवा आपने मारवा ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर प्राइस डाउन क्यों किया? क्योंकि अगर आप चाहते तो उन्हें ऐसा नहीं करते। इस बात पर अब रोहित कहता है ये मेरा डिसीजन नहीं था अनिका, ये नाना जी का डिसीजन था और उन्होंने ये डिसीजन लिया होगा ना तो आई एम श्योर जरूर कोई बात तो होगी ही, तभी उन्होंने ऐसा कोई डिसीजन लिया होगा। क्योंकि मारवा ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में नहीं तो वो ऐसा कुछ भी नहीं करते और जितना मैं सोच पा रहा हूँ ये माँ से रिलेटेड ही हो सकता है, लेकिन वो क्या है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि जरूर कोई ना कोई ऐसी बात हुई है कि जो माँ से संबंधित है और जिसकी वजह से ही नाना जी ने रातों रात मारवा ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर की वैल्यूज को इतना डाउन किया। इस बात पर अब अनिका कहती है आपकी प्रेयर मीट के दिन देविका आंटी काफी बकवास कर रही थी, कहीं उसी वजह से ही तो नहीं और नाना जी ने ये सब किया हो। अब अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है नहीं अनिका, मुझे नहीं लगता कि नाना जी इतना बड़ा डिसीजन सिर्फ एक देविका की वजह से ले सकते हैं। इनफैक्ट वो तो उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं क्योंकि देविका जैसे ऐसे लोग उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखते हैं और ना ही उनकी बातें।
या जरूर कोई बड़ी बात है जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा फैसला लिया होगा। यानिका अब अपने सिर को रोहित के सीने पर रखती है तो वहीं रोहित भी अब उसे अपनी बाहों में भर लेता है और अब उसे एक फोरहेड किस करता है। इधर कुछ देर तक दोनों इसी तरह से एक दूसरे की बाहों में एक दूसरे को महसूस कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ इधर धनंजय पीरामल अब अपने रूम की विंडो के पास खड़े होकर सोचते हैं कि मैं नहीं मान सकता हूँ कि आयशा गलत है, क्योंकि आयशा कभी गलत हो ही नहीं सकती। अरे मैंने आयशा को बहुत ही करीब से देखा है। मुझे नहीं पता उस समय उसकी कैसी सिचुएशन थी, लेकिन चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे मैं इस बात को मान ही नहीं सकता। चांद में दाग हो सकता है, मैं इस बात को मान सकता हूँ, लेकिन आयशा के दामन में दाग मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता हूँ। आयशा पूरी तरह से पवित्र है। उसे ऐसे कोई भी कैरेक्टरलेस का सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। इधर अपने आप से बात करते हुए ही वो अपने अतीत के ख्यालों में चले जाते हैं कि जब आयशा ने उन्हें मना कर दिया था तो उन्होंने आयशा से अपनी दूरी बना ली थी। ये बात उस समय की है जब धनंजय पीरामल ने आयशा को अपने दिल की बात कही थी, लेकिन उस समय आयशा की शादी उसके भाई हंसराज से होने वाली थी, इसलिए आयशा ने उसे साफ साफ मना कर दिया था। और ये बातें सुनकर और इधर उसने उससे दूरी भी बना ली थी और अब वो अपने मन की बात जब वो अब अपने दोस्त करण गुलेरिया और राजीव से कही थी तो उनकी बात को सुनकर अब करण गुलेरिया ने कहा था कि भाई तुझे इतना हर्ट क्यों हो रहा है। अरे सच तो यही है ना, और सच तो तुझे पहले से ही पता था कि आयशा की शादी तो तुम्हारे भाई से हो रही है। तो फिर अब तुम ही बताओ धनंजय, तुम्हें इस बात का इतना हर्ट क्यों हो रहा है। इवन तुम्हें तो इस बात के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए था। करण की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, हाँ यार जानता तो हूँ और मैं ये सच अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे हर्ट हुआ है। यहाँ करण अब उन्हें अपने गले से लगाकर कहते हैं, इट्स ओके माय फ्रेंड। यहाँ राजीव गुलेरिया अब धनंजय से कहते हैं, एटलीस्ट चलो चाहे जो भी हो, चाहे उसने तुम्हें मना ही कर दिया हो धनंजय, लेकिन कम से कम तुमने अपने मन की बात तो उसे बता दी ना। अब तुझे जिंदगी भर इस बात का अफसोस नहीं रहेगा कि तूने अपनी फीलिंग को उस लड़की से शेयर नहीं किया जिसे तुम सबसे ज्यादा पसंद करते थे। राजीव की इस बात को सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, हाँ तुम दोनों शायद सही कह रहे हो, शायद मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। ये सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, एक वक्त पर मैंने भी यही सोचा था धनंजय, लेकिन देखो किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तू ज्यादा सोच मत, अगर वो लड़की तेरे नसीब में होगी ना धनंजय तो उसे तुझसे दूर कोई भी नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, अगर वो तेरे किस्मत में ही नहीं है फिर तो चाहे तुम कुछ भी सोच लो वो तुम्हें नहीं मिलने वाली। जो होता है हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। चल अभी इन बातों को छोड़ और अभी अपना मूड ठीक कर। इधर ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, अब तुम दोनों के साथ बात करने के बाद अब मेरा मूड वैसे ही ठीक हो गया है। इस बात पर अब राजीव कहता है, तो फिर चले हम तीनों नाइट क्लब एंजॉय करने चलते हैं। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, ठीक है फिर वहीं पर ही चलते हैं। इसके साथ साथ हम तीनों का एंजॉय भी हो जाएगा। जहाँ एक तरफ ये सभी अपनी शाम को एंजॉय करने की प्लानिंग करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ इधर हंसराज मारवा ने भी अपनी प्लानिंग पूरी कर दी थी। वो अपने भाई से कहते हैं, इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। आज वो आयशा मेरी जिंदगी से दूर हो जानी चाहिए। मैं अब उसे और अपने पास बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। इवन उसके साथ जब मेरा नाम बोला जाता है तो मुझे तब भी गुस्सा आता है। अब ये सुनते ही अब पंकज मारवा कहते हैं, भाई आप चिंता मत कीजिए, आज की रात सब सेट है, क्योंकि मैंने सच में सब कुछ पहले से ही तैयार किया हुआ है। वो लड़की आपकी जिंदगी से बहुत ही दूर चली जाएगी। अब पंकज की इस बात पर हंसराज मारवा कहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और हाँ धनंजय भाई, अगर हर बार की तरह इस बार भी आप बीच में आएंगे ना तो इस बार मैंने उनका भी बहुत ही अच्छी तरह से इंतजाम कर दिया है। बस अब शाम का इंतजार है, क्योंकि अब की बार अगर मैं उस आयशा के साथ इस धनंजय को भी नहीं बख्शने वाला हूँ।
ये कहते हुए ही हंसराज मारवा अब अपने फ़ोन से आयशा के नंबर को डायल कर देते हैं। इधर कुछ ही देर के रिंग के बाद जब सामने से उन्हें हेलो की आवाज़ आती है तो यहाँ पर अब हंसराज मारवा कहते हैं, कैसी कैसी हो तुम आयशा। इस बात पर अब उन्हें सामने से आवाज़ आती है, मैं ठीक हूँ, कहिए कैसे फ़ोन किया है आपने मुझे। आयशा की ये बात सुनते ही अब वो कहते हैं, ये क्या कह रही हो तुम, मैं तुम्हें कभी भी फ़ोन कर सकता हूँ आयशा, वैसे मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया है, क्यों ना आज हम डिनर पर चलें, क्योंकि देखो आज मैंने हम दोनों के लिए एक डिनर का प्लान किया है। इस तरह से हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर लेंगे, क्योंकि जब हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे आयशा, तभी तो हम एक दूसरे को जान सकते हैं। इसके बाद शायद हम अपनी ज़िंदगी दोनों एक दूसरे के साथ लाइफ टाइम बिता सकते हैं। अब उसकी इस बात पर अब उन्हें सामने से आवाज़ आती है, ठीक है फिर आप मुझे टाइम और लोकेशन बता दीजिएगा, मैं ठीक समय पर वहाँ पर पहुँच जाऊँगी। इस बात पर अब यहाँ पर हंसराज कहते हैं, ठीक है फिर टाइम 8 बजे और लोकेशन हमारे ही होटल में है, वहाँ मैंने हमारे लिए एक प्राइवेट रूम बुक किया है, आई होप यू आर ओके विथ मी। अब यहाँ पर क्योंकि हंसराज ने पूरा का पूरा प्लान बना लिया था आयशा को बदनाम करने के लिए, और इसलिए वो यहाँ पर उसने सामने से ही आयशा को अपनी मीठी मीठी बातों में बहला लिया था। हालांकि आयशा भी उसके साथ जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो ये भी बात अच्छी तरह से जानती थी कि सुहासिनी मारवा के कहे अनुसार उसे उसके साथ शादी करनी होगी, तभी वो अपनी माँ का ट्रीटमेंट अच्छे से करवा सकती है। हंसराज से बात करने के बाद अब यहाँ पर आयशा भी उसे ठीक है कहती है, और आयशा से इधर बात करने के बाद अब हंसराज मारवा अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, और वो अब अपने भाई से कहते हैं, यहाँ पर सब ठीक है, इस बार मेरे प्लान में कोई भी गड़बड़ नहीं है, क्योंकि वो बेवकूफ़ आयशा भी अब मेरे कहे अनुसार अब वो ठीक उसी समय पर आएगी। तुम बस धनंजय भाई पर अपनी नज़र बनाए रखना, क्योंकि इस बार मैं नहीं चाहता कि हमारे इस प्लान के बीच में धनंजय फिर से आए, क्योंकि हर बार धनंजय उस आयशा को बचा लेता है ना। मैं भी देखता हूँ इस बार धनंजय उसे कैसे बचाएगा। बस सब मैं संभाल लूँगा, बस तुम्हें धनंजय पर नज़र रखनी है। अब हंसराज की ये बात सुनते ही अब पंकज मारवा कहते हैं, ठीक है भाई, धनंजय को तो मैं देख लूँगा। ये कहते हुए ही पंकज मारवा अब अपने फ़ोन से अब अपने भाई धनंजय पीरामल को कॉल लगा देते हैं, क्योंकि अब उसे धनंजय के लिए भी अपना प्लान अच्छी तरह से बनाया हुआ था। इधर कुछ ही देर के रिंग के बाद जब सामने से उन्हें हेलो की आवाज़ आती है, तो अब वो कहते हैं, हेलो भाई, आपका आज का कोई प्लान तो नहीं है ना। अब यहाँ पर हंसराज की ये बात सुनकर अब धनंजय कहता है, क्यों, क्या हुआ था, कुछ काम था क्या। अब उसकी इस बात को सुनकर अब हंसराज कहता है, नहीं, मैं सोच रहा था कि हम सभी साथ में एंजॉय करते हैं ना। अब उसकी इस बात पर अब उन्हें सामने से धनंजय की आवाज़ आती है, नहीं यार, पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज का प्लान तो मेरा ऑलरेडी बन गया है, और मैं अब अपने उसे प्लान को टाल नहीं सकता हूँ। मैं आज किसी और के साथ जा रहा हूँ, तुम सभी के साथ मैं फिर कभी चल लूँगा। इधर उसकी ये बात सुनते ही अब पंकज मारवा कहते हैं, ठीक है भाई, लेकिन मैं तो ये ही चाहता था कि अगर तुम मेरे साथ चलते तो हमें और भी अच्छा लगता, क्योंकि इधर पीछे से अब हंसराज और पंकज दोनों ही ये सब कहते हैं, और वो अब अपने भाई से कहते हैं, धनंजय भाई आज बिजी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम उसके ऊपर फिर भी नज़र बना कर रखेंगे। इस बात पर अब हंसराज मारवा कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब की बार देखता हूँ कि उस आयशा को कौन बचाता है। इधर शाम का वक्त था। होटल पैराडाइज में हंसराज मारवा आयशा का ही वेट कर रहे थे। कुछ ही देर में इधर आयशा मारवा भी हंसराज के बताए हुए उस होटल की तरफ आ जाती है, क्योंकि उसे मारवा हाउस के इस पैराडाइज होटल के बारे में अच्छी तरह से पता था, इसलिए वो यहाँ पर सामने एंट्रेंस से अंदर आ रही थी। उसे इस तरह से सामने से देखकर अब वो अपने मन में कहते हैं, आज के बाद ये मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए ही हट जाएगी। क्योंकि आयशा मारवा जब होटल के एंट्रेंस गेट से आ रही थी, तब हंसराज मारवा ने आयशा को देख लिया था, और अब वो यही अपने मन में सोचते हैं, और ये सोचते हुए ही अब उनके चेहरे पर एक सरकास्टिक सी स्माइल आ गई थी। इधर जैसे ही आयशा अब हंसराज को देखती है, तो अब आयशा उसके पास आती है। तो अब ये जैसे ही आयशा उसके पास आई, तो अब हंसराज मारवा कहते हैं,
चले, थैंक गॉड तुम आ गई। अब उसकी इस बात पर अब आयशा भी कहती है हाँ चलते हैं यहाँ से। और वो दोनों अब वहाँ से जाने ही वाले थे कि इधर सामने से अब धनंजय पीरामल, करण गुलेरिया, राजीव गुलेरिया आ रहे थे। अब उन्हें इस तरह से एक साथ देखकर तो यहाँ पर अब हंसराज मारवा को एकदम से गुस्सा आता है और वो अब अपने मन में ही कहते हैं अच्छा हुआ कि मैंने इनका इंतजाम भी किया हुआ है। और देखो ना ये तो सेम यहीं पर ही आ गए। यहाँ हंसराज मारवा अब अपनी ही सोच में थे कि तभी अब उनके कानों में अब राजीव गुलेरिया की आवाज़ आती है जो कि कहते हैं क्या बात है भाई, वैसे मानना पड़ेगा आज तुम लोग तो अच्छे रहे हो। अच्छा एक तरफ राजीव अब हंसराज को चिढ़ा रहा था तो वहीं दूसरी तरफ आयशा और धनंजय एक दूसरे से अपनी नजरें चुरा रहे थे क्योंकि धनंजय ने आयशा को प्रपोज किया था, आयशा को अपने दिल की बात कही थी तो उसकी वजह से ही आयशा अभी धनंजय से नजरें नहीं मिला पा रही थी।